हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में उत्प्लावन एवं आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। यह सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर आरआरबी यानी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है और यह प्रश्न का सीरीज का सेकेंड वीडियो है। और चलिए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। इसमें 20 से 25 क्वेश्चन होगा इस वीडियो में, इसे देखते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उत्प्लावन सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। उत्प्लावन सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन पहले हम देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है नील्स बोर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है केपलर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आर्किमिडीज और ऑप्शन नंबर डी में दिया है केन रुथरफोर्ड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी में दिया है इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन। ऑप्शन नंबर सी में दिया है तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। ऑप्शन नंबर डी में दिया है इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें से गलत कथन को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो यह डूब जाती है। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी में यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वह तैरती है। उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होता है तो तैरता है, यह भी सही है। तीसरा में दिया है यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वह तैरती है, यह जो हो जाएगा गलत। हम लोग का आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वह तरल के अंदर तैरती है, यह भी बात सही है। तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उत्प्लावन का केंद्र हमेशा ऑप्शन नंबर ए में गुरुत्व केंद्र के संपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी में विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी में गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है और ऑप्शन नंबर डी में जो है गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थित होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है, यानी उत्प्लावन का केंद्र जो होता है विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरती है? किस नियम या सिद्धांत के आधार पर वस्तु जो है पानी के ऊपर तैरती है? ऑप्शन नंबर ए में न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर बी में फैराडे के नियम, ऑप्शन नंबर सी में आर्किमिडीज का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी में ओम का नियम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर किसी वस्तु या किसी सिद्धांत या नियम के आधार पर यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत या नियम पर वस्तु पानी के ऊपर तैरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब ग्रह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? यानी क्वेश्चन दिया है जब किसी पिंड को
किसी द्रव के पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के आधार पर जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में पास्कल के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी में आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी में स्टोक्स का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी में न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या हो जाएगा सही आंसर? आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखने जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखने जाने पर से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में बुआयंट फोर्स, ऑप्शन नंबर बी में फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी में अप्लाइड फोर्स, ऑप्शन नंबर डी में ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका सही आंसर जो होगा बुआयंट फोर्स जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो यह क्या होगा? यानी दिया है यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो यह क्या होता है? ऑप्शन ए में जल बाहर बहने लगेगा, ऑप्शन नंबर बी में सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी में जलस्तर पूर्वतः रहेगा, ऑप्शन नंबर डी में बर्फ गलने के साथ साथ जलस्तर में कम हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जलस्तर पूर्णतः ज्यों कहते हैं बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यदि कोई वस्तु डूबी है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश 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 होगा। यदि कोई वस्तु डूबी है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश 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 होगा। यानी ऑप्शन ए में वस्तु के भार से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी में वस्तु के भार के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी में वस्तु के भार से कम होगा, ऑप्शन नंबर डी में 0 होगा। तो इसका सही आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु के भार से कम होगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु के भार से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर बी में विपरीत दिशा में, ऑप्शन नंबर सी में ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर डी में समान दिशा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विपरीत दिशा में उत्क्षेप बल भार कार्य करता है विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में उत्क्षेप, ऑप्शन नंबर बी में बलाघूर्ण, ऑप्शन नंबर सी में दाब, ऑप्शन नंबर डी में खिंचाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्क्षेप किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल क्या कहलाता है? उत्क्षेप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? जब किसी वस्तु को हम पानी में डुबाते हैं तो ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, तो इस बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उत्प्लावन बल, ऑप्शन नंबर सी में घर्षण बल, ऑप्शन डी में स्थैतिक बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्लावन बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में उत्प्लावन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर इसमें से कौन सा आधारित नहीं है? चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर ए में हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में पनडुब्बी मीटर, ऑप्शन नंबर सी में लेप्टोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में ओडोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओडोमीटर जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर यानी जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल जो है डैश 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 होगा। ऑप्शन नंबर ए में जो होगा वस्तु के भार से कम होगा, ऑप्शन नंबर बी में 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी में वस्तु के भार के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर डी में वस्तु के भार से अधिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु के भार के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, जब किसी पिंड को
किसी तरल के में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो इस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? यानी जब एक पिंड को किसी तल में पूरी तरह से आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। इस नियम द्वारा स्पष्ट होता है। किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए में आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी में लेंज के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी में पॉली का अपवर्जन नियम से, ऑप्शन नंबर डी में फैराडे के नियम से। तो इसका सही आंसर जो जगह ऑप्शन नंबर ई आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो उत्प्लावन बल का डैश 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 द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का डैश 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 द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिशा, ऑप्शन नंबर बी में परिमाण, ऑप्शन नंबर सी में शक्ति और ऑप्शन नंबर डी में ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी परिणाम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है। ऑप्शन नंबर ए में वस्तु के वास्तविक भार के तुल्य, ऑप्शन नंबर बी में 0, ऑप्शन नंबर सी में वस्तु के भार तथा द्रव के भार के अंतर के तुल्य, ऑप्शन नंबर डी में वस्तु के भार एवं उस पर कार्यरत ऊपरी प्रनोद के योग के तुल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0 होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का न तैरने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए में लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी में लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी में लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी में यह जल का विस्थापन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। द्रव में आंशिक या पूर्ण डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। द्रव में आंशिक या पूर्ण डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्न पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए में ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ऑप्शन नंबर बी में ठोस के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर सी में ठोस के भार पर और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्यमान की मात्रा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए में ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर बी में जर्मनी से, ऑप्शन नंबर सी में USA से, ऑप्शन नंबर डी में ग्रीस से और ऑप्शन नंबर ई में पोलैंड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रीस से संबंधित है। आर्किमिडीज जो है ग्रीस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। उत्प्लावन बल निर्भर करता है ऑप्शन नंबर तरल की गहराई पर, ऑप्शन नंबर बी में विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, ऑप्शन नंबर सी में विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, ऑप्शन नंबर डी में विस्थापित तरल के भार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल जो है विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए में न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी में राइट ब्रदर्स ने, ऑप्शन नंबर सी में गैलीलियो ने और ऑप्शन नंबर डी में आर्किमिडीज ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस
बुलबुले पर लगने वाला दाब यदि किसी झील के तल से ऊपर आते हुए बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब ऑप्शन नंबर ए में कम होगा, ऑप्शन नंबर बी में बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी में वही रहेगा और ऑप्शन नंबर डी में शून्य होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कम होगा। यानी कोई बुलबुला पानी के नीचे से ऊपर रह जाता है तो उसका बुलबुले का दाब जो है कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो तल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपने क्या विस्थापित करती है। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपने क्या विस्थापित करती है। ऑप्शन नंबर ए में तेल का वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी में तेल का सरफेस एरिया, ऑप्शन नंबर सी में तेल का भार, ऑप्शन नंबर डी में तेल की गहराई और ऑप्शन नंबर डी में तेल का आधा वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर ए में हो गया तेल का वॉल्यूम विस्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। एक पात्रा जिसमें पानी है, पात्रा जिसमें पानी है एक बीमा तुल्य पर साम्यता में है। एक पात्रा जिसमें पानी है एक बीमा तुल्य पर साम्यता में है। जब कोई पात्र की तली और इसकी सतह को बिना छुए पानी में अंगुली डालता है तो पात्र जिस पर रखा जाता है उस तुल्य का पैमाना ए में झुकता है, ऑप्शन नंबर बी में ऊपर उठता है, ऑप्शन नंबर सी में स्थिर रहता है और ऑप्शन नंबर डी में अपूर्वानुमानित रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के लिए एक अलग वीडियो हम बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे। निम्न में से कौन से वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल गए थे। ऑप्शन नंबर ए में न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी में आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर सी में आर्किमिडीज ने, ऑप्शन नंबर डी में ग्लासगो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज ने चिल्लाते हल्का यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकला था आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो सौर सेल परिवर्तित करती है ऑप्शन नंबर ए में प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी में सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में और ऑप्शन नंबर डी में सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और इस छोटे से चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें।